जय हिंद दोस्तों। 9 जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा वी नारायणन को। तो वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो उनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों, वह इसरो के 11वें अध्यक्ष बनने के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसरो के 11वें अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं। उन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया है, यानी एस सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष थे और वी नारायणन 11वें अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, वी नारायणन अपना पद कब संभालेंगे? 14 जनवरी 2025 को। तो वी नारायणन को 14 जनवरी 2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं वी नारायणन की। तो वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। वह रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन यानी कि स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन के विशेषज्ञ हैं। वे 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। इसके बाद वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर यानी LPSC के निदेशक बने थे। वह PSLV के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे जुड़े हुए थे। इसके अलावा उन्होंने आदित्य स्पेसक्राफ्ट, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए भी काम किया हुआ है। बात करते हैं इसरो की। तो दोस्तों, इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो अपने रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो वहाँ से अधिकतर इसरो के स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किए जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसरो के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। वह 1973 से 1984 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। उसमें आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, यानी 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। तो फुटबॉल से संबंधित AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। इसका आयोजन सऊदी अरब के 3 शहरों में किया जाएगा, रियाद, जेद्दा और अल खोबर में। दोस्तों, AFC एशियन कप 2027 का आयोजन AFC के द्वारा करवाया जाएगा, यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। अगर हम AFC की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर, मलेशिया में है और इसके सदस्य हैं 47। अध्यक्ष हैं इसके सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कि बहरीन देश के हैं। AFC एशियन कप का जो पिछला संस्करण था वो 2023 में हुआ था और इसका आयोजन कतर में हुआ था और इसको जीता भी कतर ने था। AFC एशियन कप का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2025 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसके अलावा क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और UAE में किया जाएगा। VWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा। क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन T20 फॉर्मेट में भारत में होगा।
पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। भारत 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और भारत पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थाओं पर बैन लगाया हुआ था, तो अब इस बैन को हटाने की योजना बना रही है अमेरिका की सरकार। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसी बैन के कारण इसके आगे की प्रोसेस नहीं हो सकी थी। दोस्तों, भारत के परमाणु ऊर्जा संस्थान कौन कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम में है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ये इंदौर में है, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में है, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है और वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र ये गुड़गांव में है। आपको याद रखना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, आपको एक संधि के बारे में याद रखना है जिसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए यह संधि बनाई गई थी। यह संधि 1968 में अपनाई गई थी। इसे 1970 में लागू किया गया था। इस संधि के जरिए परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने की कोशिश की जाती है। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। भारत के अलावा इजराइल और पाकिस्तान भी इस संधि का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक बनाया जाएगा दिल्ली में और ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्मृति परिसर में। जो राष्ट्रीय स्मृति परिसर है यह राजघाट परिसर का एक पार्ट है, तो वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक बनाया जाएगा। दोस्तों, 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। वह 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति भारत की रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यूपीएससी के आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। तो भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में मिस्र की खिलाड़ी को हराकर अंडर 17 बालिका एकल का खिताब जीता है। दोस्तों, यह ब्रिटिश जूनियर ओपन में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 का खिताब जीता था 2019 में और अंडर 15 का अवार्ड जीता था 2023 में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में 33वीं
संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है, यानी 33वीं बार पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। यहाँ पर 33वीं संतोष ट्रॉफी नहीं है, पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार उसको जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग यानी PKL 2024 का खिताब जीता है। केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी ने। तो दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। तो इस योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित होते हैं उन्हें 7 दिनों तक उपचार दिया जाएगा। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का चिकित्सीय व्यय कवर किया जाएगा। यानी कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, यानी कि जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो 7 दिनों तक जो खर्च होगा वो सरकार उठाएगी, या अधिकतम 1.5 लाख तक का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और आपको याद रखना है कि इस योजना में ये शर्त रखी गई है कि दुर्घटना की जो सूचना है वो 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी चाहिए। जो हिट एंड रन के मामले होते हैं उसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृतक को तत्काल, यानी मृतक के परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और आपको एक डाटा भी याद रखना है कि 2024 में 1,80,000 लोगों की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल ही में शुरू की गई हैं। तो महाराष्ट्र का जो मेरा भायंदर नगर निगम है उसने फराल सखी पहल की शुरुआत की है, और ये पहल शुरू की है नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम की अभी हाल ही में शुरुआत की है। 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? तो 6.4%। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने यह कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी की जो वृद्धि है वो 6.4% रहेगी। जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यह किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ पर्व के दौरान 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1000 से ज़्यादा एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन वर्कर शामिल होंगे, और इसे शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य संरक्षक होंगे। ग्रीन महाकुंभ में प्रकृति, पर्यावरण, पानी और सफाई के मुद्दों पर नेशनल लेवल की बैठक आयोजित की जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए नई सोशल मीडिया नीति अभी हाल ही में लागू की है। उत्तर प्रदेश के कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जाये सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास की गई है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी है 2024 में 19,918। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजकोट में किया जाएगा।
तो भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का आयोजन राजकोट के निरंजन साह क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो महिलाओं के वनडे मैच हैं वो राजकोट के मैदान में आयोजित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेडियम की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख स्टेडियम डिस्कस करते हैं भारत के जो कि क्रिकेट स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में, और ए चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है। तो ये हैं भारत के कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ वेंटेड रॉयल तितली पाई गई है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो दोस्तों, त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार इंडो मालियन क्षेत्र की तितली पाई गई है जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है, और इस तितली का नाम क्या है? वेंटेड रॉयल तितली। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। जस्टिन ट्रूडो किस देश के पीएम थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? कनाडा। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? इंडोनेशिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सागू। हाल ही में किस राज्य में जलीकट्टू का आयोजन किया गया है? तमिलनाडु। भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? दूसरे। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई। भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम 17 सतत विकास लक्ष्य डिस्कस करेंगे 2030 के। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लक्ष्य घोषित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 5वां लक्ष्य या चौथा लक्ष्य या पहला लक्ष्य क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, दूसरा लक्ष्य है शून्य भुखमरी, तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता, छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां लक्ष्य है अक्षाकार और आर्थिक विकास। इसके अलावा 9वां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां लक्ष्य है असमानता कम करना, और 11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय, और 12वां लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई, 14वां लक्ष्य है जल के नीचे जीवन, 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन, 16वां लक्ष्य है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, 17वां लक्ष्य है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो दोस्तों, सभी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपना डेवलपमेंट करता है। और ये लक्ष्य किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं या किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तय किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। अशोक राज सिगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसके अलावा ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहां पर इनको सम्मानित किया गया है। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपए। कौन सा राज्य या कैंसर प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी डेवलप की है? भारत। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है? स्टेट ओडो। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? देहरादून। एआई वीडियो जनरेटर सोरा किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है रसिया।
और भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर रशिया बताया हुआ है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथ फाउंडेशन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उस पर आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सभी बैच मिल जाएंगे। तो ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ बैच लॉन्च किए गए हैं। तो मैथ का फाउंडेशन बैच है, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एसएससी, रेलवे और व्यापम, इसके अलावा आपको बैंकिंग का स्पेशल बैच मिल जाएगा। तो ये सारे बैच वहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं, तो इनको आप प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं आप ऐप पर। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।